हाय बच्चों, वेलकम बैक टू लर्निंग क्वेस्ट। कैसे हैं आप सब। क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 7 हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका पार्ट 2 आज हम कवर करेंगे। पार्ट 1 रिकॉल करते हैं, हमने उसमें क्या पढ़ा था। जी, पार्ट 1 हमारे चैप्टर का नेम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। गॉट इट। जी, पार्ट 1 में हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी। एंड ऑल्सो अगर आपको पार्ट 1 पूरा देखना है तो पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाकर पहले वो लेक्चर देखिए, फिर आप ये लेक्चर देखिए, आपको तब समझ में आएगा पूरा चैप्टर। चलिए एक बार रिकॉल करते हैं हमने क्या पढ़ा था पार्ट 1 में। जी, पार्ट 1 में हमने सबसे पहले पढ़ा था एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी। एडोलसेंस और प्यूबर्टी क्या होता है। जी, एडोलसेंस ह्यूमन लाइफ का एक ऐसा पीरियड जिसमें जो एक चाइल्ड होता है उसकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो एक चाइल्ड से एडल्ट बन जाता है, वो ज़्यादा मैच्योर हो जाता है, ठीक है, और वो रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल हो जाता है। उस पीरियड को कहते हैं क्या, जिस पीरियड में ये सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में, उस पीरियड को कहते हैं एडोलसेंस। गॉट इट। एडोलसेंस कब से शुरू होता है। 11 ईयर्स ऑफ एज से शुरू होता है, 18 to 19 ईयर्स ऑफ एज तक होता है, ठीक है। और एडोलसेंस पीरियड में जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनको कहते हैं एडोलसेंट्स। क्या कहते हैं, एडोलसेंट्स। जी, नेक्स्ट हमारा प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है। प्यूबर्टी जो भी एडोलसेंस पीरियड में बॉडी में चेंजेस आते हैं, चाहे मैच्योरिटी हो, चाहे मेंटली हो, चाहे बॉडी में चेंजेस हो, वॉइस का चेंज हो, कुछ भी हो, जो भी चेंजेस आते हैं एडोलसेंस के पीरियड में एक चाइल्ड से एडल्ट बनने के लिए, उन सारे चेंजेस को कहते हैं क्या, प्यूबर्टी। क्या कहते हैं, प्यूबर्टी। जब ह्यूमन की बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं एक चाइल्ड से एडल्ट बनने के लिए, क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसकी बॉडी शेप में चेंजेस आते हैं, उसके अलावा उसकी वॉइस में चेंजेस आते हैं, एंड वो ज़्यादा मैच्योर हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, प्यूबर्टी। इन सारे चेंजेस को देखते हैं आगे। चेंजेस एट प्यूबर्टी, कौन कौन से चेंजेस हैं जो प्यूबर्टी में होते हैं। सबसे पहला इंक्रीज इन हाइट। जी, फर्स्ट है इंक्रीज इन हाइट। हाइट इंक्रीज होती है प्यूबर्टी की एज में। देखिए, हाइट तो जब से इंक्रीज होती है जब से हम लोग बॉर्न होते हैं, जब से ह्यूमन बींग्स बॉर्न होते हैं। बट प्यूबर्टी की एज में एक सडन हाइट इंक्रीज होती है, अचानक से आप अपनी फुल हाइट पर पहुंच जाते हैं जब आपकी एडोलसेंट कंप्लीट होती है, ठीक है। प्यूबर्टी में क्या होता है, हाइट इंक्रीज होती है। यहाँ पर हमें परसेंटेज भी दे रखी है कि कितनी एज में हमारी कितनी हाइट कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर 10 ईयर्स का कोई बॉय है तो वो अपनी फुल हाइट कितनी अचीव कर चुका है, वो 78% ऑफ हिज फुल हाइट कंप्लीट कर चुका है। मीन्स अपनी हाइट का 78% उसने कंप्लीट कर लिया। और 10 ईयर्स की कोई गर्ल है तो उसने 84% अपनी हाइट अचीव कर ली है। गॉट इट, समझ में आया। इसका एक फॉर्मूला भी होता है फुल हाइट निकालने का, वो होता है हम अपनी क्या करेंगे, प्रेजेंट हाइट ऊपर रखेंगे, नीचे रखेंगे परसेंटेज ऑफ फुल हाइट, फुल हाइट की परसेंटेज जो इस एज पर है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ऊपर रखेंगे हम अपनी प्रेजेंट हाइट, नीचे जो परसेंटेज यहाँ पर दे रखी है, गर्ल्स की है तो गर्ल्स की परसेंटेज, बॉयज़ की है तो बॉयज़ की परसेंटेज, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। उससे हमारी फुल हाइट निकल कर आ जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमने देखा था और क्या क्या चेंजेस आते हैं। चेंज इन बॉडी शेप। बॉडी शेप चेंज होता है। जो बॉयज़ होते हैं उनका चेस्ट का जो शोल्डर का जो एरिया होता है ये ब्रॉड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, वाइड हो जाता है। उसके अलावा जो गर्ल्स के वेस्ट के नीचे का एरिया होता है वो वाइड हो जाता है। एंड उसके अलावा हमने देखा था वॉइस चेंज। वॉइस में फ़र्क आ जाता है। जो गर्ल्स और बॉयज़ होते हैं उनकी वॉइस चेंज हो जाती है। जो बॉयज़ होते हैं उनका जो वॉइस बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स क्या, ऐसा बॉक्स जिससे आवाज़ निकलती है, जो वो जो वॉइस बॉक्स होता है वो लार्ज होता है। बॉयज़ में क्या होता है, वॉइस बॉक्स बड़ा होता है, जिसको कि लैरिंग्स भी कहते हैं। वॉइस बॉक्स को लैरिंग्स भी कहते हैं, चाहे वॉइस बॉक्स कहिए या लैरिंग्स कहिए, कुछ भी। वो बॉयज़ में क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, और वो इतना बड़ा होता है कि गले में बाहर से ही नज़र आता है। यहाँ हमें फिगर में दे रखा है जी, इस तरह से नज़र आता है, ठीक है। और इस वॉइस बॉक्स को जो बाहर से नज़र आता है इसको कहते हैं क्या, एडम्स एप्पल। क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल। गॉट इट। उसके अलावा जो गर्ल्स में वॉइस बॉक्स होता है वो इतना बड़ा नहीं होता है कि वो बाहर से नज़र आया, हमें विजिबल हो, वो छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। इसीलिए जो गर्ल्स की वॉइस होती है, वो कैसी होती है, हाई पिच्ड वॉइस। और जो बॉयज़ की वॉइस होती है वो कैसी होती है, डीप वॉइस होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड सिबेशियस ग्लैंड। जो स्वीट ग्लैंड होते हैं, जो स्वेट ग्लैंड होते हैं, जिनकी वजह से पसीना आता है, और जो सिबेशियस ग्लैंड होते हैं जिनकी वजह से हमारे स्किन पर ऑयल आता है, ये दोनों ग्लैंड की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। मींस एडोलसेंस की एज में ज़्यादा पसीना आता है और ज़्यादा ऑयल निकलता है हमारी स्किन से, जिसकी वजह से हमारे फेस पर या कहीं भी एक्ने और पिंपल्स होते हैं। मींस एडोलसेंस की एज में एक ह्यूमन बींग को ज़्यादा पसीना आता है और ज़्यादा ऑयल रिलीज़ होता है उसकी स्किन पर, जिसकी वजह से उसके एक्ने और पिंपल्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा
रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। जो एक चाइल्ड होता है वो मेंटली भी मैच्योर हो जाता है, वो ज़्यादातर अपना टाइम एडोलसेंस की एज में सोचने में लगाता है, अपने लिए इनसिक्योर फील करता है, सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है, ठीक है। और एक बात और है, एडोलसेंस की एज में जो कोई भी ह्यूमन होता है उसकी लर्निंग पावर सबसे ज़्यादा होती है। मींस एक ह्यूमन बीइंग की लर्निंग पावर सबसे ज़्यादा कब होती है? एडोलसेंस के पीरियड में, मींस प्यूबर्टी में। गॉट इट? आगे देखते हैं जी। तो आज हम अपना न्यू लेक्चर स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं यहाँ से। You have learned in chapter 6 that testes and ovaries are the reproductive organ। जी, चैप्टर 6 में हमने पढ़ा था जो टेस्टिस और ओवरीज होती हैं ये क्या होती हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी के, ठीक है। दे प्रोड्यूस द गैमेट्स दैट इज स्पर्म्स एंड ओवम। क्यों? क्योंकि ये गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। जो टेस्टिस होती हैं वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करती हैं और जो ओवरीज होती हैं वो ओवा प्रोड्यूस करती हैं, या फिर एग भी कह सकते हैं ओवा को, ठीक है। इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप एट प्यूबर्टी। जी, गर्ल्स में क्या होता है? प्यूबर्टी की एज में ब्रेस्ट बिगिन होते हैं। एंड बॉयज़ बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर। और बॉयज़ के क्या हो जाता है? फेशियल हेयर आने शुरू हो जाते हैं, मीन्स फेस पर हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं। दैट इज़ मुस्टैच एंड बियर्ड, जिनको कि मूछें या फिर दाढ़ी कहते हैं। एज दीज फीचर्स हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और इनको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमें डिस्टिंग्विश करते हैं, हम देखकर बता सकते हैं कि ये गर्ल है और ये बॉय है। ये कैरेक्टर्स हमें डिस्टिंग्विश कराते हैं कि कौन गर्ल है और कौन बॉय, इसलिए इनको कहते हैं क्या? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। बॉयज़ ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट। इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हेयर ग्रोज अंडर द आर्म्स। जी, बॉयज़ के चेस्ट पर भी हेयर आते हैं और जो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों होते हैं दोनों के अंडर आर्म्स में हेयर की ग्रोथ होती है। एंड रीजन अबव द थाइज एट द प्यूबिक और द प्यूबिक एरिया। और गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के ही प्यूबिक एरिया में भी हेयर की ग्रोथ होती है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। द चेंजेस विच अकर एट एडोलसेंस आर कंट्रोल्ड बाय द हॉर्मोन्स। जी, यहाँ से अब आपको ध्यान से समझना है, जो चेंजेस बॉडी में आते हैं, द चेंजेस विच अगर एट एडोलसेंस, इस एडोलसेंस के पीरियड में जो भी एक ह्यूमन बॉडी की चेंजेस में चेंज आते हैं, एक ह्यूमन की बॉडी में चेंजेस आते हैं जी, द चेंजेस अकर एट एडोलसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स। जी, एडोलसेंस के पीरियड में जो भी चेंजेस होते हैं एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी में, वो सब कौन कंट्रोल करते हैं? वो कंट्रोल करते हैं हॉर्मोन्स। मीन्स जो भी चेंजेस बॉडी में हो रहे हैं, जो भी हमने अभी सारे चेंजेस पढ़े हैं, प्यूबर्टी अभी हमने पढ़ा है, ये सारे चेंजेस कौन कंट्रोल करता है ह्यूमन की बॉडी में? ये सारे चेंजेस कंट्रोल होते हैं हॉर्मोन्स के द्वारा। हॉर्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस, एक तरह के केमिकल सब्सटेंस होते हैं। दीज आर सिक्रीशंस फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि कहाँ से निकलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से, ठीक है। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन द बॉडी एट एडोलसेंस। मीन्स एडोलसेंस की एज में जो भी चेंजेस होते हैं वो सब किसकी वजह से होते हैं? हॉर्मोन्स की वजह से। ये एक तरह के केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि कहाँ से निकलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। द मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन बिगिन्स टू बी रिलीज्ड बाय द टेस्टिस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। जी, जो मेल हार्मोन होते हैं उनको कहते हैं क्या? टेस्टोस्टेरोन। जो मेल हार्मोन होते हैं उनको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जो कि हार्मोन रिलीज होने शुरू होते हैं कब? प्यूबर्टी में। प्यूबर्टी में मेल हार्मोन या फिर टेस्टोस्टेरोन निकलने शुरू होते हैं, रिलीज होने शुरू होते हैं। दिस कॉजेज चेंजेस इन बॉयज़ अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्न। और इन हार्मोन्स, ये हार्मोन्स प्यूबर्टी की एज में निकलने शुरू होते हैं, जिसकी वजह से बॉयज़ की बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कौन से चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं? जैसे कि जो भी अभी हमने पीछे पढ़े हैं वो सारे चेंजेस। द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर की ग्रोथ भी एक एग्जाम्पल है। और उसके अलावा जो भी अभी हमने ऊपर प्यूबर्टी के चेंजेस पढ़े हैं वो सारे चेंजेस कब बॉय की बॉडी में आने शुरू होते हैं? जब बॉय प्यूबर्टी की एज में पहुंचता है और उसकी बॉडी
और उसकी जो टेस्टीज होती हैं वो क्या करती हैं, मेल हार्मोन को रिलीज़ करती हैं, जो कि क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन को रिलीज़ करती हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। वंस प्यूबर्टी इज रीच्ड इन गर्ल्स, ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस फीमेल हार्मोन और एस्ट्रोजन। जब प्यूबर्टी होनी शुरू होती है गर्ल्स में, अब तक हम बात कर रहे थे बॉयज़ की, अब जब गर्ल्स में प्यूबर्टी शुरू होएगी, मीन्स एडोलसेंस एज शुरू होती है, तो क्या होता है जी, जब गर्ल्स में प्यूबर्टी में क्या होता है, गर्ल्स में प्यूबर्टी में क्या होता है, जो ओवरीज होती हैं वो क्या करती हैं, फीमेल हार्मोन को रिलीज़ करती हैं, और फीमेल हार्मोन को कहते हैं एस्ट्रोजन। क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन। एक बार फिर से दिमाग में रखना, मेल हार्मोन को कहते हैं टेस्टोस्टेरोन और फीमेल हार्मोन को कहते हैं एस्ट्रोजन। जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये कहाँ से रिलीज़ होता है, टेस्टीज से रिलीज़ होता है, और जो एस्ट्रोजन होता है फीमेल हार्मोन, ये कहाँ से रिलीज़ होता है, ओवरी से रिलीज़ होता है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, मेल की बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और एस्ट्रोजन क्या करता है, ये हार्मोन जो भी फीमेल की बॉडी में चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विच मेक्स द ब्रेस्ट डेवलप, जिसकी और इसी हार्मोन की वजह से ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है गर्ल्स में। मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट, और जो ब्रेस्ट होते हैं उनमें मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड या फिर मेमरी ग्लैंड भी कहिए, वो भी इनके अंदर डेवलप होता है ब्रेस्ट के अंदर। The production of these hormones is under the control of another hormone secreted from the endocrine gland called pituitary gland। जी, ये जो सारे अभी हमने हार्मोन पढ़े हैं, टेस्टोस्टेरोन है या एस्ट्रोजन है, इनको भी एक और हार्मोन कंट्रोल करता है, इनको भी एक और हार्मोन कंट्रोल करता है। वो कौन सा हार्मोन है, वो है जी, जो अभी हमने हार्मोन्स पढ़े हैं टेस्टोस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन, इन हार्मोन्स को भी एक और हार्मोन कंट्रोल करता है, जो कि कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। यहाँ पर हमें दे रखा है, इससे आई होप हम समझा सकते हैं जी। यहाँ देखिए आप डायग्राम में जी, ये रहा देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसमें से क्या होगा, एक हार्मोन निकलेगा, फिर वो हार्मोन क्या करेगा, यहाँ पर जो ओवरीज हैं उसको सिग्नल देगा, जिसकी वजह से ओवरी से हार्मोन निकलेगा और गर्ल्स में प्यूबर्टी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर मेल को क्या, टेस्टीज में मेल को इंस्ट्रक्शंस देगा, जिसकी वजह से टेस्टीज से क्या होगा, मेल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन निकलेगा और मेल की प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाएगी। गॉट इट। आगे देखते हैं। जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रोल ऑफ हार्मोन इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। हार्मोन्स का क्या रोल होता है रिप्रोडक्टिव फंक्शन में, ठीक है, चलिए देखते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। क्या होता है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, जो भी हमने पढ़ाया था, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, वो क्या करता है, हार्मोन को ब्लड में रिलीज कर देता है। कहाँ पर, ब्लड में, हमारे ब्लड में। टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइड। क्यों रिलीज करता है, उस हार्मोन को जहाँ पहुँचना है अपने टारगेट साइड पर, ताकि वो ब्लड के द्वारा उस जगह पर पहुँच जाए। द टारगेट साइड रिस्पॉन्ड्स टू द हार्मोन, और जिस जगह पर पहुँचना होता है, जब उस जगह पर पहुँच जाता है तो वो टारगेट साइड उस हार्मोन को रिस्पॉन्ड करती है। देयर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड और डक्टलेस ग्लैंड इन द बॉडी, और जो हमारी बॉडी है उसमें काफ़ी सारे एंडोक्राइन और डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। आगे देखते हैं। द टेस्टीज एंड ओवरीज सीक्रेट सेक्स हार्मोन्स। जो टेस्टीज और ओवरीज होती हैं ये क्या करती हैं, सेक्स हार्मोन को रिलीज करती हैं, जो कि क्या होते हैं, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। यू हैव जस्ट लर्न दैट दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और यही हार्मोन काय के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेल और फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मीन्स फीमेल में ब्रेस्ट की डेवलपमेंट करते हैं और मेल में फेशियल हेयर की डेवलपमेंट करते हैं। और भी बाकी जो अभी हमने पढ़ा था। फर्दर द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये हार्मोन्स भी किसी और के कंट्रोल में होते हैं, जो एक और हार्मोन के कंट्रोल में होते हैं, जिसको क्या, जो कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। जो भी हमने पीछे समझाया था ये वही फिर से दे रखा है। द पिट्यूटरी secretes these many hormones, one of which make ova mature in the ovaries and sperm in the testes। और पिट्यूटरी ग्लैंड ही एक ऐसा हार्मोन रिलीज करता है जिसकी वजह से ओवा मैच्योर होता है ओवरीज में और स्पर्म बनता है टेस्टीज में, ठीक है। ओवरीज में जो ओवा होता है वो मैच्योर किसकी वजह से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है उसकी वजह से। और जो टेस्टीज में स्पर्म्स फॉर्म होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है उसकी वजह से। बट ये जो ओवरीज और टेस्टीज में जो ग्लैंड हार्मोन प्रेजेंट होते हैं ये काय के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये होते हैं काय के, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है।
आगे देखते हैं जी। जी नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। जो रिप्रोडक्टिव फेज़ होता है वो ह्यूमंस में किस तरह से होता है। रिप्रोडक्टिव फेज़ क्या, जो एडोलसेंस की एज के बाद जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो गया है, वो रिप्रोडक्टिव पीरियड ह्यूमन की लाइफ में अब हम देखेंगे। एडोलसेंट्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, जो एडोलसेंट्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाते हैं, ठीक है। व्हेन देयर टेस्टिस एंड ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस गैमेट्स, जब उनकी टेस्टिस और ओवरीज गैमेट्स बनाना शुरू कर देती हैं। द कैपेसिटी ऑफ मैच्यूरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट फॉर मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स दैन इन फीमेल्स। जी जो कैपेसिटी होती है प्रोडक्शन यानी गैमेट्स बनाने की और गैमेट्स मैच्योर होने की जो कैपेसिटी होती है वो मेल्स में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, ठीक है। मीन्स मेल में ज़्यादा टाइम तक होती है और फीमेल्स में कम टाइम तक होती है। क्या चीज़, रिप्रोडक्टिव फेज़ जो होता है वो मेल्स में ज़्यादा टाइम तक होता है और फीमेल्स में कम टाइम तक होता है। इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज़ लाइफ बिगिन्स एट प्यूबर्टी। फीमेल्स में कब से शुरू होता है रिप्रोडक्टिव फेज़, जब से प्यूबर्टी शुरू होती है 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज से। जी फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव फेज़ होता है वो कब से शुरू होता है, प्यूबर्टी से शुरू होता है, मीन्स 10 to 12 ईयर्स की एज से शुरू होता है। एंड जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 ईयर्स। और कब तक चलता है, मीन्स जो फीमेल्स होती हैं उनमें जो उनकी ओवरीज एग बनाती हैं वो कब से बनाना शुरू होता है, प्यूबर्टी की एज से। प्यूबर्टी की एज कब से होती है, 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज से, ठीक है। और कब तक होता है, कब तक उनकी ओवरीज एग बनाती हैं, कब तक उनकी ओवरीज एग को मैच्योर करती हैं, कब तक, कौन सी एज तक, 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज तक। मीन्स जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है फीमेल्स में वो कब से कब तक होता है, 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज से 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज तक होता है रिप्रोडक्टिव फेज इन फीमेल्स। द ओवा बिगिन टू मैच्योर विद द ओन सेट ऑफ प्यूबर्टी। जो ओवा होता है मीन्स जो एग होता है वो प्यूबर्टी की एज से मैच्योर होना शुरू होता है। एंड ओवम मैच्योर्स एंड इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज वंस इन 28 to 30 डेज। जब ओवम जो होता है, ओवम और ओवा क्या है, जब दोनों ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं एग तो उसको कहते हैं क्या, ओवा। मीन्स एक से ज़्यादा को कहते हैं ओवा प्लूरल को, और सिंगुलर को कहते हैं ओवम। जी जब ओवम मैच्योर हो जाता है, मान ली एक ओवरी में जब ओवम मैच्योर हो जाता है तो वो हर 28 to 30 डेज़ में रिलीज़ होता है। मीन्स जब ओवरी के अंदर ओवम मैच्योर हो जाता है तो 28 से 30 दिनों के बाद वो रिलीज़ होता है। मैच्योर होकर वो 28 से 30 दिनों में रिलीज़ होता है। और एक ओवरी में एक ओवा में ऐसा हो रहा है तो दूसरी ओवरी में भी ऐसा ही होगा। मीन्स दो ओवा होते हैं वो क्या होते हैं, 28 to 30 डेज़ लगते हैं उनको कम्प्लीटली मैच्योर होने के लिए और फिर वो रिलीज़ हो जाते हैं। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ यूटेरस बिकम थिक सो एज टू रिसीव द एग। इस टाइम पर जब क्या बोलते हैं, जब एग कहिए या फिर ओवा कहिए, जब ओवा रिलीज़ होते हैं 28 से 30 दिनों में तो जो यूटेरस की वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, थिक हो जाती हैं ताकि वो एग को रिसीव कर सकें, एग को ले सकें। यूटेरस की वॉल क्या हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं। इन केस इट इज़ फर्टिलाइज्ड एंड बीइंग डेवलप। अगर ऐसा होता है कि जो जब एग ओवरी से निकलकर यूटेरस में आया मैच्योर होकर 28 से 30 दिनों के बाद, जब एग निकलकर ओवरी से आया यूटेरस में, अगर उसके बाद वो एग फर्टिलाइज्ड हो जाएगा, मीन्स स्पर्म्स के साथ फ्यूज़न होकर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, देन फिर क्या होगा, दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी। तो फिर वो प्रेगनेंसी हो जाएगी, ठीक है। इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अगर, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फिर प्रेगनेंसी हो जाएगी, फिर जाइगोट बन जाएगा। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, द रिलीज्ड एग एंड द थिकन लाइनिंग ऑफ द यूटेरस अलॉन्ग विद इट्स ब्लड वेसल्स आर शेड ऑफ। जो एग जो आया है रिलीज होकर वो और जो यूटेरस की थिक लाइनिंग है वो और ब्लड वेसल्स ये सब क्या हो जाएंगी, शेड ऑफ मीन्स पिघल कर नीचे आ जाएंगी। दिस कॉजेज ब्लीडिंग, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होएगी, दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन वुमेन, जिसकी वजह से वुमेन्स में ब्लीडिंग होती है, विच इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन। आगे देखते हैं। मेंस्ट्रुएशन अकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। 28 से 30 दिनों में एक बार होता है। क्यों होता है, क्योंकि 28 से 30 दिनों में एक बार ही ओवा निकल कर आते हैं और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो फिर मेंस्ट्रुएशन हो जाता है।
ठीक है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज टर्म्ड एज मिनार्क। जी, जब प्यूबर्टी की एज में जब पहला मेंस्ट्रुएशन होता है, जब पहला मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है तो उसको कहते हैं मिनार्क। मीन्स एक विमेन की लाइफ में जब पहला मेंस्ट्रुअल होता है तो उसको कहते हैं क्या? मिनार्क। एट एज 45 to 50 ऑफ एज, एट 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स। और जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये कब जाकर स्टॉप होती है एक विमेन की लाइफ में? 45 to 50 ईयर्स की एज में जाकर स्टॉप होती है। ठीक है, जब ओवरी एग मैच्योर करना बंद कर देती हैं, जब जाकर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल विमेन की लाइफ में जाकर ख़त्म होती है। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड मेनोपॉज। जी, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल मीन्स मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाता है, जब मेंस्ट्रुएशन खत्म होता है विमेन में तो उसको कहते हैं, मीन्स लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को कहते हैं मेनोपॉज। जब पहला मेंस्ट्रुएशन होता है विमेन में प्यूबर्टी की एज में तो उसको कहते हैं मिनार्क। और जब लास्ट मेंस्ट्रुएशन होता है विमेन में तो उसको कहते हैं क्या? मेनोपॉज। इनिशियली द मेंस्ट्रुअल साइकिल में बी इरेगुलर, इट टेक सम टाइम टू बिकम रेगुलर। स्टार्टिंग में मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होती है बट बाद में जाकर रेगुलर हो जाती है, मीन्स 28 to 30 डेज में होती है रेगुलर। चलिए आगे देखते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। जी, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। द साइकिल इंक्लूड्स द मैच्योरेशन ऑफ एग। साइकिल में क्या होता है? इस साइकिल में सबसे पहले एग मैच्योर होता है, जो ओवरीज में एग होता है वो क्या होता है? वो मैच्योर होता है। इट्स रिलीज, फिर वो रिलीज हो जाता है कहाँ को? यूटेरस में को। थिकनिंग ऑफ यूटेराइन वॉल, जो यूटेरस की वॉल होती है वो थिक हो जाती है जब एग आता है। एंड इट्स ब्रेक डाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अगर, और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो फिर क्या होता है? जो थिक लाइनिंग होती है वो भी ब्रेक हो जाती है और जो एग होता है वो भी ब्रेक हो जाता है और ब्लड वेसल्स के साथ ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इन केस द एग इज फर्टिलाइज इट बिगिंस टू डिवाइड एंड देन गेट्स एम्बेडेड इन द यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 6। और अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है, मीन्स स्पर्म के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बना लेता है, फर्टिलाइज हो जाता है, फिर क्या होता है? वो यूटेरस में रुक जाता है और बाकी की सारी डेवलपमेंट बेबी की होती है। ठीक है, गॉट इट, जो कि हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था। गॉट इट, आगे देखते हैं। जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड। बेबी का सेक्स कैसे डिटरमाइन हो, बेबी का सेक्स कैसे पता चलेगा कि बॉय होगा या गर्ल, बॉय है या गर्ल, मतलब बॉयज़ कैसे होते हैं और गर्ल्स कैसे होती हैं। जाइगोट है, अभी तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है? जो मेल गैमेट होता है, स्पर्म जो फीमेल गैमेट होता है, एग या फिर ओवा, वो क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ फ्यूज़न करते हैं और जाइगोट बना लेते हैं। अब जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फीटस बनता है, पर इसमें सेक्स कैसे बनता है बेबी का, मतलब क्या होगा? बॉय है या गर्ल, वो किस तरह से होता है? चलिए देखते हैं बॉय और गर्ल किस तरह से बनते हैं। इसको अब यहाँ से ध्यान से समझना है। इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। जी, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है या फिर जो जाइगोट होता है उसके अंदर ही इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसकी वजह से बेबी का सेक्स पता चलता है कि बॉय है या गर्ल। द इंस्ट्रक्शंस इज प्रेजेंट इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। वो इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? थ्रेड लाइक के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, कॉल्ड क्रोमोजोम्स, जिनको क्या कहते हैं? जिनको कहते हैं क्या? क्रोमोजोम्स। क्या कहते हैं इनको? क्रोमोजोम्स। मीन्स कौन से इंस्ट्रक्शंस होते हैं जाइगोट में जिससे पता चलता है कि बेबी का सेक्स कौन सा होगा, बॉय या गर्ल, तो उसको कहते हैं क्या? क्रोमोजोम्स। थ्रेड की तरह होते हैं ये इन द फर्टिलाइज्ड एग, एक फर्टिलाइज्ड एग में, मीन्स एक जाइगोट में होते हैं। क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। क्रोमोजोम्स क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। और जो क्रोमोजोम्स होते हैं ये सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, हर सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। जाइगोट में जो भी सेल्स हैं उसके न्यूक्लियस में क्या होते हैं? क्रोमोजोम्स होते हैं। मीन्स हर सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोजोम्स होते हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल्स। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें टोटल 23 पेयर होते हैं क्रोमोजोम्स के, जो कि कहाँ पर होते हैं? उनके न्यूक्लियाई में होते हैं, उनके सेल्स के न्यूक्लियाई में होते हैं। ठीक है, 2 क्रोमोजोम्स आउट ऑफ दीज आर सेक्स क्रोमोजोम्स, जिसमें से 2 क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं। मीन्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स, मतलब टोटल कितने क्रोमोजोम्स होते हैं? 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, जिसमें कि
टू क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, नेम्ड एक्स एंड वाई, जिनका नाम होता है एक्स एंड वाई, क्या नाम होता है, एक्स एंड वाई। अ फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम्स, जो फीमेल होती है उसके पास कौन से वाले क्रोमोसोम्स होते हैं, उसके पास दोनों एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। कौन से, दोनों एक्स, जो हमने बताया अभी, जो क्रोमोसोम्स होते हैं 2 क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, उनमें से फीमेल के पास दोनों ही कौन से होते हैं, एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। वाइल अ मेल हैज़ एक्स एंड अ वाई क्रोमोसोम, और जो मेल होता है उसके पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। फीमेल के पास दोनों एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं, एक्स एक्स, और मेल के पास दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं, एक एक्स एंड एक वाई। गॉट इट। आगे देखते हैं। द गैमेट्स, गैमेट्स का मतलब एग एंड स्पर्म, हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। जी, जो गैमेट्स होते हैं, जो एग होता है या फिर जो स्पर्म होता है, इसके पास सेक्स क्रोमोसोम सिर्फ एक एक होता है, एक ही एग में होगा, एक ही स्पर्म में होगा। फीमेल के अंदर कौन से होते हैं, एक्स एक्स, मीन्स एग के पास सिर्फ एक ही है इनमें से, ठीक है, या तो ये वाला एक्स है, ये वाला एक्स है, कोई सा भी ले हो, सिर्फ एक ही है का एग पर, ओवा में। स्पर्म मीन्स स्पर्म मेल की बॉडी में होते हैं, मेल में कौन कौन से 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स एंड वाई। बट जो स्पर्म है इसमें या तो सिर्फ अकेला एक्स ही होगा या फिर अकेला वाई होगा। एक स्पर्म में या तो अकेला एक्स होगा या अकेला वाई होगा। बहुत सारे स्पर्म्स हैं तो उनमें से कुछ एक्स वाले होंगे, कुछ वाई वाले होंगे, और जो 2 एग हर महीने रिलीज होते हैं वो दोनों ही कैसे होते हैं, एक्स, यानी एक एग में क्या होता है, एक्स, और एक स्पर्म में क्या होता है, या तो एक्स या फिर वाई। गॉट इट, समझ में आया। आगे देखते हैं। द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज़ एक्स क्रोमोसोम, जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, मीन्स एग क्या, फीमेल गैमेट, जो अनफर्टिलाइज्ड फीमेल गैमेट होता है उसके पास एक ही क्रोमोसोम होता है। अब फीमेल की बॉडी में दोनों ही तो एक्स एक्स वाले होते हैं, आप कोई सा भी ले लो आएगा एक्स ही, एग में सिर्फ एक ही होता है, कौन सा होता है, एक्स। चलिए आगे देखते हैं। बट स्पर्म्स आर ऑफ 2 काइंड्स, बट स्पर्म्स 2 तरह के होते हैं। मैंने बताया मेल के 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक एक्स और वाई, और स्पर्म इन दोनों में से एक स्पर्म के अंदर इन दोनों में से कोई एक होता है। मीन्स जो बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं उनमें से कुछ एक्स वाले होते हैं जिनके पास एक्स होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास वाई होता है। 1 काइंड हैज़ एक्स क्रोमोसोम, एक तरह के स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एंड द अदर काइंड हैज़ अ वाई क्रोमोसोम, दूसरे तरह के स्पर्म में वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। सी फिगर 7.4, फिगर 7.4 में हमें क्या दे रखा है, व्हेन अ स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम, वो स्पर्म जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है, फर्टिलाइजेज द एग, जब वो स्पर्म जाकर एग के साथ फर्टिलाइज होगा। जी, अभी हमने बताया कि 2 तरह के स्पर्म्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास एक्स क्रोमोसोम होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास वाई क्रोमोसोम होता है। उनमें से अगर एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म एग के साथ जाकर फर्टिलाइज होगा, द जाइगोट वुड हैव 2 एक्स क्रोमोसोम, तो जाइगोट के पास कितने हो जाएंगे, 2 क्रोमोसोम हो जाएंगे। क्यों, एग के पास तो ऑलरेडी था ही एक्स, स्पर्म के पास से भी एक्स आ गया। जब 2 एक्स हो गए तो 2 एक्स मिलकर क्या बनते हैं, 2 एक्स काय में होते हैं, फीमेल में होते हैं, एंड डेवलप इनटू अ फीमेल, फिर क्या फीमेल में डेवलप होएगा, जाइगोट फीमेल चाइल्ड में डेवलप होगा। गॉट इट। इफ़ द स्पर्म कंट्रीब्यूट्स वाई क्रोमोसोम, और अगर स्पर्म वाई क्रोमोसोम वाला है टू द एग, वो जब एग के साथ जाकर फर्टिलाइजेशन करेगा फिर क्या होगा, जो जाइगोट है वो काय में बनेगा, मेल चाइल्ड में बनेगा। क्यों, एग पहले से क्या था, एक्स था, और वाई वाला स्पर्म उसके पास आ गया, अब एक्स और वाई हो गया। अभी हमने पीछे बताया था एक्स और वाई काय में होते हैं, मेल में होते हैं, तो फिर जो जाइगोट है वो काय में डेवलप होगा, मेल चाइल्ड में। एक बार यहाँ डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं। यहाँ पर ये हमें 2 कंडीशंस दे रखी हैं, इधर जब बॉय कैसे बनता है, एक जाइगोट से बॉय कैसे बनता है बेबी, और गर्ल कैसे बनता है। पहले हम समझते हैं बॉय वाला। ये है एग, एग के पास हमेशा कौन सा क्रोमोसोम होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है। क्यों, क्योंकि जो फीमेल बॉडी होती है उसमें दोनों ही एक्स होते हैं, और उन दोनों में से कोई एक आना था काय में, एग में, तो दोनों ही तो एक्स है, कोई भी आ जाए तो कौन सा होता है, एग हमेशा एक्स क्रोमोसोम होता है। ये है एक्स क्रोमोसोम, कौन, एग। अब ये आया यहाँ से स्पर्म पर, स्पर्म कौन सा वाला आया है, वाई क्रोमोसोम वाला। स्पर्म 2 तरह के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास एक्स क्रोमोसोम होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है। क्यों एक्स और वाई, क्यों, क्योंकि जो मेल होता है उसके अंदर दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स अलग अलग होते हैं, एक एक्स और एक वाई। तो कुछ स्पर्म्स के पास एक्स क्रोमोसोम होता है, कुछ के पास वाई। अब मान लीजिए यहाँ पर वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म आया,
और इसने यहाँ पर आकर फर्टिलाइजेशन करा। अब ये दोनों मिलकर क्या बन गए हैं, इधर है y, इधर है x, क्या बन गए XY। और XY क्या होता है, XY किसके पास होता है, मेल के पास। तो क्या होगा, ज़ाइगोट काइमे को डेवलप हो जाएगा मेल चाइल्ड में। और अगर ऐसा हुआ है कि एग तो हमेशा एक्स ही होता है, अब कैसे जो स्पर्म आया है वो कौन सा आया है, एक्स क्रोमोसोम वाला आया है। अब ये क्या हो गए, 2 एक्स हो गए, और 2 एक्स काय में होते हैं, फीमेल में होते हैं। तो जो ज़ाइगोट है वो काय में डेवलप होगा, गर्ल बेबी में डेवलप होगा, गर्ल चाइल्ड में डेवलप होगा। गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं। नाउ यू नो दैट द सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ द फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न बेबी। जी, जो बेबी का सेक्स है कि वो गर्ल है या बॉय, ये किस पर डिपेंडेंट होता है, ये डिपेंडेंट होता है फादर के क्रोमोसोम्स पर। क्योंकि देखो मदर के तो क्रोमोसोम चाहे वाई आए चाहे एक्स आए कुछ भी आए, मदर के क्रोमोसोम तो एक्स ही रहेंगे। फादर के जो स्पर्म्स होते हैं उस पर डिपेंडेंट होता है। अगर फादर का स्पर्म एक्स वाला आकर फ्यूज़ हुआ है, अगर एक्स वाला अगर फर्टिलाइज हुआ है एग के साथ तो गर्ल होएगी, और वाई वाला क्रोमोसोम अगर फर्टिलाइज हुआ है एग के साथ तो बॉय होगा। गॉट इट। द बिलीफ दैट मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर बेबी इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। और ये जो मान्यता है कि बेबी के सेक्स के लिए कि बेबी बॉय होगा या गर्ल, इसके लिए मदर जिम्मेदार है, ये बिल्कुल गलत है। मदर जिम्मेदार नहीं है इसके लिए, ठीक है। एंड टू ब्लेम हर फॉर हिज टोटली अनजस्टिफाइड। और अगर गर्ल होती है तो किसको ब्लेम दिया जाता है, मदर को दिया जाता है, जबकि मदर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मदर के पास तो सिर्फ एक ही तरह का क्रोमोसोम है, एक्स। अब वो फादर के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है कि वो एक्स वाले के साथ फ्यूज़ के एक्स वाला अगर फ्यूज़ होगा या वाई वाला अगर फ्यूज़ होगा। तो किस पर डिपेंडेंट है, फादर पर, ना कि मदर पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हमें और कुछ हार्मोन्स के बारे में बताया है, हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स। सेक्स हार्मोन्स के अलावा भी हार्मोन्स होते हैं जिनके बारे में हमें यहाँ बताया गया है, जिसको हम कवर करेंगे हमारे पार्ट 3 में। पार्ट 2 हमारा यहीं पर फिनिश होता है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।